वेलकम टू फिजिक्स एक्स। तो हम 12th क्लास के टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 12th क्लास में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बुक है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कंप्लीटली किसके बारे में इंफॉर्मेशन है उसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कंप्लीट। ठीक है, इन द फर्स्ट बुक ऑफ 12th क्लास मेन टॉपिक्स ऑफ द 12th क्लास इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जैसा कि वर्ड से ही साफ दिख रहा है इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म, मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे पूरी बुक में। कहने का मतलब क्या है? हम चार्ज के बारे में बात करेंगे, बिकॉज चार्ज जो होता है उसी की प्रॉपर्टी के कारण कोई मटेरियल शो करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टी के कारण ही एनी मटेरियल शोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। अब जो चार्ज होता है, ठीक है, अब जो चार्ज होता है ना बच्चों, चार्ज जो होता है वो ही अलग अलग तरीके के फिनोमिना शो करता है। कैसे? चार्ज जो होता है ना वो अलग अलग तरीके के फिनोमिना शो करता है और उन सभी फिनोमिनास के बारे में अलग अलग चैप्टर्स के बारे में हमसे पूछा गया है, अलग अलग चैप्टर्स को डिस्क्राइब किया गया है। तो अगर मैं बात करूं, पहले हम चार्ज की डेफिनेशन बाद में करेंगे, चैप्टर स्टार्ट बाद में करेंगे। पहले हम फर्स्ट बुक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को थोड़ा सा और देखेंगे कि इसके बारे में हमें क्या क्या बताना है और क्या क्या हमें पढ़ाई करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं चार्ज, सिंपल सा अगर मैं एक बार बोल दूं चार्ज को, चार्ज का मतलब सिंपल सा हो गया कि देयर आर मैनी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देयर आर मैनी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स अगर जैसे मैं इलेक्ट्रॉन्स एक साथ रख लूं तो वो एक चार्ज बनाएगा। चार्ज की सबसे बेसिक जो यूनिट होती है वो एक इलेक्ट्रॉन होती है। तो देयर आर मिलियंस, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन एक साथ हैं, तो मैंने बोल दिया चार्ज है बहुत सारा। ठीक है, चार्ज को और बाद में डिफाइन करेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। तो चार्ज की फिनोमिना, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, ये क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, कि चार्ज की प्रॉपर्टी जो शो करता है मटेरियल वो केवल और केवल चार्ज के कारण शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं तो नहीं शो करता। अगर चार्ज ही नहीं होता तो कैसे शो करता? ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो चार्ज है क्यू चार्ज या फिर कोई भी चार्ज, क्यू मैंने बोल दिया चार्ज है, इसको मैंने क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया क्यू। अगर ये रेस्ट पर होता है, इज एट रेस्ट, इफ क्यू चार्ज इज एट रेस्ट, अगर ये रेस्ट पर होता है तो हम फर्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। किसके बारे में बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर कोई चार्ज रेस्ट पर होता है तो उसकी जो भी प्रॉपर्टीज होती है, उसके मतलब अगर चार्ज रेस्ट पर होता है ना बेटा तो वो क्या करता है? अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो उसके कारण जो भी फिनोमिना होती है वो हम कहां पे पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम रेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? रेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। बात समझ में आई? ठीक है, रेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। अगर चार्ज रेस्ट पर होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर होता है, विच ऑल्सो इंक्लूड कैपेसिटर। जनरली हम क्या करते हैं? कैपेसिटर को इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो दो चैप्टर यहां पे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर। बात समझ में आई? दूसरा, इफ क्यू चार्ज is moving
अगर चार्ज मूव करता है और किससे मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से या वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से अगर चार्ज मूव करता है किससे, कांस्टेंट स्पीड से, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। किसी भी वायर में क्या होता है, जैसे कोई भी वायर होगा मेरे पास, कोई भी वायर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भागते हैं, भाग रहा है, बिल्कुल भाग रहा है, बात समझ में आई ना। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। तो समझ में आया, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो ये देखो दूसरा चैप्टर आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक करंट के नाम से, हाँ है ना। इलेक्ट्रिक करंट इज द सेकंड चैप्टर ऑफ 12th क्लास। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक विच ऑल्सो इंक्लूड्स कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब कुछ आते हैं। दूसरा चैप्टर जो है, चार्ज को हम उसने मूव करवा दिया, और मूव करवा दिया तो क्या बताया, इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो हुआ। अब ये इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बात समझ में आई, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। किसने बताया, बायो सावर्ट ने बताया, ठीक है। किसने बताया अपने पास इस चीज के बारे में, ठीक है। हम देखेंगे इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर को, उसमें हम सब कुछ डिटेल्स देखेंगे इसके बारे में। तो बेटा थर्ड चैप्टर अपने पास हो गया कि चार्ज अगर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट, जो कि सेकंड चैप्टर आ गया। नाउ थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये अपने पास थर्ड चैप्टर आ गया। अब इसमें दो चैप्टर आए, एक तो मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक करंट प्रोड्यूस करता है, और दूसरा एक चैप्टर और है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, या एक बार मैग्नेट क्या होती है। तो मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये आ जाएगा इसमें चैप्टर। नेक्स्ट इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पूछा जाता है नेक्स्ट, और एसी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, अगर हमने बात की क्यू चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, चलो अगर क्यू चार्ज इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है साथ में। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, साथ में ईएम वेव्स भी होती है। ईएम वेव्स क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ईएम वेव्स में सब कुछ इंक्लूड होते हैं, जो भी आप वेव्स देखते हैं वो पूरा स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है। तो ये कैसे प्रोड्यूस होती है, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन, कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। 12th क्लास की भी बात कर रहा हूं मैं, 12th क्लास की बोर्ड एग्जाम्स में कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एम वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है। तो एक्सेलरेटिंग चार्ज या ऑसिलेटिंग चार्ज से, ऑसिलेशन का मतलब देयर इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटिंग चार्ज होगा तो ये प्रोड्यूस होगी। बात समझ में आई ना आपके। तो ये चैप्टर्स हम पढ़ते हैं 12th क्लास में। पहला 3 फिनोमिनास है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कौन प्रोड्यूस करता है, केवल चार्ज। चार्ज अगर रेस्ट पर होता है तो हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या प्रोड्यूस करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज अगर मूव करता है कांस्टेंट स्पीड से तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, और इलेक्ट्रिक करंट अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। इसी प्रकार अगर चार्ज एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, ये तो ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि बहुत ही छोटा चैप्टर है। आपने देखा होगा एनसीईआरटी के लास्ट में एक छोटा सा चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से, ठीक है। ये होता है भाई। तो ये सब चैप्टर्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। बात समझ में आई।
ठीक है। तो ये फिनोमिनाज होती है चार्ज की। हम चार्ज रेस्ट पर होता है तो क्या अलग चीजें होती है, मूव कर रहा होता है तो अलग चीजें होती है, और एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा होता है तो अलग चीजें होती है। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर, ठीक है। इट्स जस्ट वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो चार्ज क्या होता है। आपने 11th क्लास में बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बात की होगी। इन द 11th क्लास यू स्टडीड अबाउट द फंडामेंटल forces, in which you studied about the 4 type of forces. First is gravitational, and the second is electric, electromagnetic forces. Third one is strong and fourth one is weak forces. ये सारी बात आपने की होगी 100%। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने 11th क्लास में बिल्कुल पढ़ा है, ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में, ठीक है। ग्रेविटेशन में आपने ये चीज जरूर पढ़ी होगी क्या कि 2 मास होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अगर कोई भी 2 मास होते हैं, कोई भी 2 मास हैं, वो क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, मास, ठीक है। कोई भी 2 मास होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को किसी फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से, और ये फोर्स इतना ज्यादा स्मॉल होता है कि हमें नॉर्मली देखने को नहीं मिलता। कैसे देखने को मिलेगा, मान लो ये 2 मासेस हैं, क्या कहां अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। बात समझ में आई। उसी प्रकार ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कंपैरिजन में स्ट्रांग होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कंपैरिजन में ये स्ट्रांग फोर्सेस होते हैं। जनरली हम डेली लाइफ में कई एग्जांपल देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूं, जैसे करंट आ गया, करंट आपने छुआ होगा किसी तार को, जाके करंट आ जाता है, हाँ या ना, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट, कई बार आप देखते होंगे कि आप प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठे हैं और दूसरा वाला पर्सन आया, आपसे हैंडशेक किया, अचानक से हैंडशेक करते समय ऐसे कर दिया, करंट आ गया। अगेन इट्स एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द चार्ज। सबसे पहले चार्ज के बारे में या फिर इन फोर्सेस के बारे में जो बताया वो बताया गया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कभी भी चार्ज की बात नहीं की कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, कभी भी चार्ज की बात नहीं की बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब पहले हम चार्ज के बारे में देखते हैं कि चार्ज होता क्या है। चार्ज बेसिकली क्या होता है, इट्स property of a matter that shows electric and magnetic forces, ठीक है, that shows electric and magnetic forces। ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, मैटर की, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। अब ये जो चार्ज होता है ना, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया कि किसी भी मटेरियल में, उसने चार्ज का नाम लिया ही नहीं, उसने ना पॉजिटिव बोला ना नेगेटिव बोला, उसने बोला कि मटेरियल में फायर होती है, इलेक्ट्रिक फायर होती है। मतलब जिस नाम को मैं चार्ज बोल रहा हूं उसने फायर का नाम लिया और इलेक्ट्रिक फ्लूइड का नाम लिया। इलेक्ट्रिक फायर और इलेक्ट्रिक फ्लूइड,
उसने बोला कि अगर ऐसे मटेरियल को हम पास में लाए कि जिसमें फायर ज्यादा है तो वो रिपेल करेंगे, ठीक है, और अगर ऐसे मटेरियल को पास में लाए जिनमें फायर कम है तो वो भी रिपेल करेंगे। और बोला कि ऐसे मटेरियल को पास में लाए कि एक में फायर ज्यादा है दूसरे में फायर कम है तो वो अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे के, ठीक है, बात समझ में आई। तो उसने ये बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बताया। इस तरह से बहुत सारी रिसर्च आगे बढ़ी, धीरे धीरे हमें पता लगा कि हाँ चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की खोज हुई, तो हमने देख लिया कि हाँ वास्तव में चार्ज क्या होता है, ठीक है। चार्ज का मतलब सिंपल सा मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, चार्ज की यूनिट क्या होती है, तो जनरली हम बात करते हैं जो चार्ज की यूनिट होती है ना वो होती है कूलम, एमकेएस यूनिट, एमकेएस यूनिट कूलम होती है चार्ज की। क्या होती है, कूलम, बड़ी यूनिट्स हैं, ठीक है। चार्ज की यूनिट जो एमकेएस होती है वो कितनी होती है, कूलम होती है। इसी तरह अगर सीजीएस में बात करें तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो, ठीक है, सीजीएस में अगर हम बात करें तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैट, ये चार्ज की यूनिट होती है, इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है। ये चार्ज की यूनिट होती है सीजीएस में। तो जनरली हम जो यूनिट की बात करते हैं वो हम बात करते हैं कूलम की। और जब इन सब के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, इन सब के बारे में खोज हुई, इनके बारे में पता चला, तो हमें यह भी पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ना बेटा वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ठीक है। टोटल चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पर एग्जिस्ट करने वाला चार्ज, ठीक है। अब देखो अगर कोई भी मटेरियल होता है तो ये चार्ज की यूनिट्स होती है, ध्यान रखें, ठीक है, ये चार्ज की यूनिट्स होती है, ठीक है। अब कोई भी जो मटेरियल है, कोई भी मटेरियल, इफ दैट मटेरियल लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन, इफ एनी मटेरियल लॉसेस इट्स फायर, ठीक है। तो क्या कहा, कोई भी मटेरियल अगर इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करता है तो उस मटेरियल में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होती है बेटा, दैट मींस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं बोलूं कि वो मटेरियल न्यूट्रल था, कंसीडर न्यूट्रल, अगर मैं कहूं कि वो मटेरियल कैसा था, न्यूट्रल मटेरियल था, तो अगर न्यूट्रल मटेरियल की मैं बात करूं तो न्यूट्रल मटेरियल, अगर न्यूट्रल मटेरियल में सब कुछ होता है, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। हमने ये सभी पढ़ा है कि इस यूनिवर्स में जो भी मेटल्स, जो भी मटेरियल्स हैं वो एटम्स से मिलकर के बनी होती है, हाँ ना। जो भी मटेरियल्स होते हैं वो किससे मिलकर के बने होते हैं, एटम्स से। और एटम में क्या क्या पॉसिबल, क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। किसी भी एटम में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब चीजें होती है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं, कोई भी मटेरियल अगर इलेक्ट्रॉन को खो देता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने से, हमने पढ़ा होगा ना किसी भी मटेरियल में, अगर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो प्रोटॉन ज्यादा हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी का मतलब जो मटेरियल होता है
becomes positively charged. पॉजिटिवली चार्ज जो मटेरियल होता है वो कैसा होता है, कैसा हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि जो मटेरियल होता है अगर इट गेन इलेक्ट्रॉन, अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, वो मटेरियल बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, ये वाला मटेरियल एफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, दैट मींस मटेरियल बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। तो समझ में आया नेगेटिवली चार्ज्ड और पॉजिटिवली चार्ज्ड कैसे आ जाते हैं। हाँ है ना, कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कैसे आते हैं, बात समझ में आई ना। ठीक है, बहुत अच्छे से कि चार्ज क्या होता है वापस से सुन लो एक बार, फिर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं चार्ज की। ठीक है, चार्ज क्या होता है, चार्ज किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस शो करते हैं। ठीक है, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स by which material shows electric and magnetic forces, electric and magnetism। ठीक है, charges shows। अब जो जैसे मास प्रॉपर्टी होती है, मास मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिससे दो मटेरियल एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। यहां पे चार्ज मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिससे चार्जेस मटेरियल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म शो करते हैं। अब अगर मैं न्यूट्रल मटेरियल की बात करूं, न्यूट्रल मटेरियल का मतलब मैंने मान लिया कि मानना क्या है, इसमें मटेरियल में एटम्स होते हैं बहुत सारे, और एटम में क्या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, इनसे ही मिलकर के बने होते हैं कोई भी मटेरियल। इसका मतलब हम नॉर्मली डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसे देखते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्सेस है, लेकिन उनको पहचान नहीं पाते। जैसे मैं बोलूं आपको कि फ्रिक्शन कैसा फोर्सेस है भाई, जो चार फंडामेंटल फोर्सेस बताए, फ्रिक्शन को कैटेगराइज करो कि किस में रखोगे। क्या फ्रिक्शन ग्रेविटेशनल है, नहीं है। क्या फ्रिक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स है, बिल्कुल है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस लगता है फ्रिक्शन में। आपने देखा होगा क्या, जैसे मान लो कोई भी दो सरफेसेस पास में आती है तो इन दो सरफेसेस के जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, फ्रिक्शन लगता है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, मैंने इस पेन को यहां पे रख रखा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है बेटा। बात समझ में आई। तो डेली लाइफ में इतने एग्जांपल्स हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के कि हमें याद ही नहीं, पता ही नहीं चलता एग्जैक्ट प्रैक्टिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने बताया आपको कि मटेरियल न्यूट्रल है। अब अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो मैं कहूंगा मटेरियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। इसी प्रकार जब मटेरियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं कहूंगा मटेरियल नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। ये जो फिनोमेना है ना, मटेरियल लूसेस इलेक्ट्रॉन, ये एक चीज और हम पढ़ेंगे, मेटल्स लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स। ये जो मेटल होती है ना, ये कहलाती है कंडक्टर। कंडक्टर मतलब विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर बाद में देखेंगे। ठीक है, मटेरियल कोई भी मेटल होता है जिसमें कंडक्टर्स होते हैं। आपने केमिस्ट्री में देखा होगा कंडक्टर्स क्या क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाते हैं जनरली। ठीक है, तो ये मेटल्स होती हैं, उनमें कंडक्टर्स में क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जाता है कितनी एनर्जी देके, इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन।
इसको हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन किसी भी मेटल के लिए। जैसे मेटल को मैंने गर्म कर दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। बात समझ में आई? ये वर्क फंक्शन, इसको हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, 12th क्लास सेकंड बुक। ठीक है, तो मैंने ये बताया मटेरियल लूसेस, इलेक्ट्रॉन कैसे लूज करेगा। एक एग्जांपल मैंने शो किया कि एक मेटल है, उस मेटल को मैंने गर्म किया तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो दैट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसी प्रकार मटेरियल गेन्स इलेक्ट्रॉन, दे बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। तो बात समझ में आई कि हमने चार्ज के बारे में देख लिया। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, हमने चार्ज की बेसिक बातें देख ली, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, फिर हम आगे कुछ और बात करेंगे क्वेश्चंस की, इन सब की। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, हम 0 लेवल से स्टार्ट होंगे बेटा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक। मैं ये मान के चल रहा हूं आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपको कुछ नहीं पता, तो बिल्कुल बेसिक से मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, आप नोट्स बनाते रहिए। ठीक है ना, नोट्स आपको बनाना जरूरी है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। अगर हम बात करें चार्ज की प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज वेरी सिंपल, जो सेम चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस दे रिपेल। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट अट्रैक्ट, अपोजिट अट्रैक्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, फेंक देगा, तू इधर जा, तू इधर जा, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ जाए प्लस से, तू इधर आ, मैं भी इधर आ रहा हूं। ठीक है ना, बात समझ में आई। सेम चार्जेस जो होंगे वो रिपेल करेंगे भाई, सेम चार्जेस जो होंगे वो रिपेल करेंगे, लेकिन अपोजिट चार्जेस जो होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। इट्स डिफरेंट फ्रॉम दी ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स में होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, जो भी मास होता है वो अट्रैक्ट ही करता है। तो यहां से हमें बहुत सारी चीजें पता चली कि हमें पता चला कि जैसे मैं कुछ जैसे ग्लास रॉड है और सिल्क क्लॉथ है, उसको रब किया, ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसी तरह प्लास्टिक है, प्लास्टिक को मैंने फर से रब किया, प्लास्टिक बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तो वो दोनों अट्रैक्ट हुए एक दूसरे से। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वो अट्रैक्ट हो सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जब मैंने दोनों ग्लास रॉड को रखा तो वो रिपेल किए, अगर ग्रेविटेशन होता तो वो अट्रैक्ट करते। इससे पता चला ना बहुत सी चीजें। तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई क्या, कि लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्जेस जो होंगे वो बेटा अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल। सेकंड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, देखो ध्यान से। सेकंड प्रॉपर्टी, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है, बार बार में आप सुनते होंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या फिर जस्ट इससे पहले वाला जो आपने 11th क्लास का चैप्टर पढ़ा होगा वेव्स, उसमें डॉपलर इफेक्ट पढ़ा होगा लाइट का, रिलेटिविटी। हाँ है ना, बात समझ में आई। तो उसमें हमने क्या कहा था, मास इज वेरिएंट। मास इज वेरिएंट मतलब मास ऐसे नहीं है कि मास जैसे मेरे पास अगर ये पेन है, इसका मास 10 ग्राम है तो 10 ग्राम ही रहेगा।
चेंज हो जाएगा। कब चेंज होगा? जब ये बहुत, मैं ऐसे नहीं है मैंने बॉल को इसको फेंका और इसका मास चेंज हो गया, ऐसे तो मैं भी फेंक जाता, मेरा भी मास चेंज हो जाता, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। मैंने मास इज वेरिएंट, इसका मतलब क्या हो गया? मास अगर बहुत ज्यादा स्पीड से मूव करता है ना, जैसे ये एक फॉर्मूला होता है, m डैश इज m अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का रूट। ये ध्यान से देखो, इफ c क्या है? c इज द स्पीड ऑफ लाइट, और लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखो बहुत ज्यादा है, वेरी हाई। तो अगर मैं इसको 10-15 मीटर पर सेकेंड से फेंकूंगा तो 10/10⁸ क्या ये जीरो हो जाएगा? मास m डैश m ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको बोला कि किसी भी मास को फेंको v इज इक्वल्स टू c/2 से, जस्ट इससे फेंका मैंने, तो देखो कितना हो गया मास? m डैश इज m अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर बाई 4, 1/4 आ गया। कितना आ गया? m अपॉन √3, 3/4 हुआ 2, इतना। बात समझ में? हाँ है ना? अगर मैंने क्या बोला, मैंने इसको फेंका इस वेलोसिटी से c/2 से, तो जो एक्चुअल मास था वो चेंज हो गया, इतना रह गया 2m अपॉन √3। दैट मीन्स मास इज वेरिएबल, वेरिएंट, लेकिन चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज चेंज नहीं होता, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड। चार्ज याद रखना बेटा, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। चार्ज चेंज नहीं होता, ठीक है? बात समझ में? चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा। बात समझ में है ना? तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है, लेकिन मास चेंज हो सकता है, ठीक है? नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है बेटा? आइसोलेटेड सिस्टम, थर्ड प्रॉपर्टी, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड अभी बताता हूं। आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज remains constant, total charge, that means charge conservative। ये क्या हो गया? चार्ज कंजर्वेशन हो गया, ठीक है? बात समझ में है ना? ये क्या हो गया? चार्ज कंजर्वेशन, ये चीज हो गई। चार्ज कंजर्वेशन का मतलब क्या हो गया? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब जैसे मान लो कोई बॉक्स है, इसमें जितने भी चार्जेस हैं वो चार्ज ना तो लीक, मतलब बाहर नहीं जा रहे, आइसोलेटेड सिस्टम बाहर नहीं जा रहे, ठीक है? तो चार्ज, ऐसे सिस्टम में चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान लो मैं ये दो कोई भी रॉड्स ले ली मैंने और इसको देखा, इसमें और इसमें जितना चार्ज है ना वो उतना ही रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव में ट्रांसफर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव में बदल सकता है। मैं क्या बोल रहा हूं? जितना भी चार्ज है, टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? अब हो सकता है ये नेगेटिवली चार्ज रॉड है, ज्यादा नेगेटिव है, ये पॉजिटिवली है, तो हो सकता है ये न्यूट्रल हो जाए। जैसे मान लो यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है, ज्यादा है, यहां पे प्लस का 5 चार्ज है, यहां पे माइनस का 5 चार्ज है। टोटल चार्ज कितना है बेटा? 0। तो यहां पे चार्ज 0 ही रहेगा, चाहे जो कर लो, ठीक है? ये होता है चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज को न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, न ही क्रिएट किया जा सकता है। हां, चार्ज को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक ट्रांसफर जरूर किया जा सकता है, ठीक है? चार्ज कैन बी ट्रांसफर, कैन नॉट बी। इसको ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही क्रिएट किया जा सकता है।
लेकिन बट कैन बी ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर जरूर किया जा सकता है। ठीक है, चार्ज को ट्रांसफर जरूर हम कर सकते हैं। बात समझ में आई? ट्रांसफर की प्रोसेस क्या क्या होती है? एक तो होती है फ्रिक्शन, दूसरी होती है कंडक्शन और तीसरी होती है इंडक्शन। इन तीनों को हम डिटेल में समझेंगे, नॉट टुडे, टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इन तीनों को ढंग से समझेंगे। नेक्स्ट एक फोर्थ प्रॉपर्टी और देख लो, फोर्थ प्रॉपर्टी और हम देखते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज कैसा होता है बेटा? हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, फोर्थ, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो मैं ऐसे बोल रहा हूं, ये मटेरियल है मेरे पास, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा। अब चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में ही पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में ही बोला जाएगा। अब इसमें मैं बोलूंगा कि इसमें चार्ज है 10 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, हाँ है ना, नेगेटिव या पॉजिटिव, या इसमें चार्ज है 1000 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। लेकिन मैं ऐसे नहीं बोलूंगा इसमें चार्ज है 5.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ऐसा नहीं हो सकता। 5.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि इस मटेरियल में चार्ज है 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 1000 इलेक्ट्रॉन के बराबर। मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलूंगा। ठीक है, मतलब चार्ज जो होगा उसकी सबसे छोटी इकाई जो है, यूनिट है, वो इलेक्ट्रॉन है। चार्ज कैसे पाया जाएगा? जैसे मटेरियल पर चार्ज है 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10,000 इलेक्ट्रॉन, नॉट इन लाइक दिस मैनर 10.5, 10,000.1, इस तरह से नहीं पाया जाएगा। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब Q is equals to n times E. Here n is integer. ठीक है, इस तरह से हम बोलेंगे चार्ज हमेशा इंटीजर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ही मिलेगा। बात समझ में आई ना? तो ये टोटल 4 प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा, जैसा कि मैंने बताया, ट्रांसफर, चार्ज को ट्रांसफर करने के तरीके वो क्या होते हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हैं। आप जरूर पूरा एक चीज ध्यान से सुनना भाई, लेक्चर को पूरा देखना हमेशा। लेक्चर ऐसे नहीं कि कम करो, है ना, लेक्चर को पूरा देखना, जस्ट लाइक क्लासरूम। कॉपी लेके बैठो, कॉपी पे नोट्स लिखो। ठीक है, मजा आ जाएगा, मतलब पढ़ते हुए, बिल्कुल बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। आज हमने बात की कि बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चार्ज क्या होता है, इन सब के बारे में। ठीक है, ज़्यादातर आज थियोरेटिकल पोर्शन था, धीरे धीरे न्यूमेरिकल भी आएगा। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम कर लें, देन आफ्टर हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।